नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान तथा भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हमारे एक भारतीय भाई लातूर महाराष्ट्र से ये भारतीय अवाम ताकत दल के जो भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी एतबार, आपसी भरोसा, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम की बात उनको काफ़ी पसंद आई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे भी हैं, नाना साहब भी हैं और सावरकर ने भी बहुत त्याग किया है, यातनाएं बहुत झेली हैं और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडली, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी, हमारे आपके लिए आज़ादी अंग्रेजों से की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की वेदी पर जो है न्यौछावर कर दिया। तो उन्हीं के काम को ये भारतीय अवाम ताकत दल जिस काम को उन्होंने शुरुआत की थी, जिन्हीं कारणों से वो छूट गया था, उन्हीं काम को ये भारतीय अवाम ताकत दल उसको आगे ले जा रहा और उसको पूरा करने के लिए पूर्णतः यह संकल्पित है। ये उद्गार हमारे वो भारतीय भाई लातूर महाराष्ट्र से ये उनके उद्गार थे। भारतीय अवाम ताकत दल ऐसे उद्गारों को शत शत नमन करता है। अब आइए, जहाँ पर हमारे एक भारतीय भाई देश में भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित
आपसी भरोसा, आपसी विश्वास के विषय में बहुत उत्साहित हैं, वहीं पर हमारे देश में नफरत फैलाने वालों की जो एजेंसी चल रही है, उसके प्रति भी हमारा देश, हमारे भारतीय भाई बहन कैसे सजग रहें, इस पर कुछ हम टिप्पणी करेंगे, कुछ तबसरा करेंगे। नुपुर शर्मा ने जो कुछ किया, उसको किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी पंथ में कोई कमी हो न हो, उस पंथ पर छोड़िए और उसमें यदि आवश्यक है तो आवश्यक उसमें वो सुधार करेगा। ये उस पंथ और उस पंथ के अनुयायी जो हैं, फॉलोअर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको मानवता केंद्रित विचारों की ओर कैसे उसको ले जाएंगे, कैसे उसको सुधारेंगे। इसलिए कि अब हर एक पंथ की जो उसकी क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो है वो मानवता, ह्यूमैनिटी का ये जो कसौटी है, टच स्टोन, उसी के आधार पर कसी जाएगी। हमारे कई संतों ने, सूफी संतों ने, तुलसीदास जी ने, सभी ने इसी को संकेत किया है। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इतने बड़े हमारे देश के रत्न, उन्होंने भी उसी पंथ को महत्व देने की बात कही है, जो पंथ मानवता केंद्रित हो। इसलिए चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, मानवता केंद्रित। और मानवता केंद्रित में कट्टरवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। बेअदबी के नाम पर किसी भूखे को हत्या करना बिल्कुल जो है किसी भी पंथ के सिद्धांतों के सर्वथा खिलाफ है। और किसी पंथ के जहां एक और नुपुर शर्मा के इस बयान को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता, और इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा जैसे के वक्तव्यों को और इस तरह की प्रवृत्तियों को देश के लिए आवश्यक है कि इस तरह की प्रवृत्तियों को कुचला जाना चाहिए। समर्थन की बात तो बहुत दूर, लेकिन देखने को ये मिलता है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कुछ चरमपंथी विचार के, चरमपंथी सोच के लोग नुपुर शर्मा के इस तरह के खुराफाती बयान का समर्थन करते हैं। समर्थन वो भी खुले रूप में बेहयाई के साथ, सोशल मीडिया पर भी ऐसे भी। तो यह भारतीय समाज के लिए भी और इस देश के लिए घातक है। वहीं दूसरी ओर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के दंगे करवाना और उन दंगों में छोटे छोटे बच्चे 12 साल के, 13 साल के, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, वो विद्यालय जाएं और तालीम लें, अपना जीवन सुधारना चाहिए, उसको चरमपंथी तत्व हाथ में पत्थर थमाते हैं, दंगे करवाते हैं। और तो ये दोनों प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। और जब दंगे के अपराधी के विषय में जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, तब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन बच्चों का जो इस्तेमाल जो असामाजिक तत्व करते हैं, तब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कहाँ रहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि जिन बच्चों का भविष्य सुधारना है,
उनमें देशभक्ति की बात उसमें डालनी है, मुल्क परिस्थिति की बात उसमें डालनी है, समाज के प्रति जो है जिम्मेदारी की भावना उसमें डालनी है। उनके हाथों में अपने निस्वार्थों के लिए पत्थर आप थमाते हैं। शर्म नहीं आती आपको असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को? तो जब बुलडोजर चलता है और आतंकवादी के घर वो इस तरह कहना कि वो घर जो है उसकी मम्मी के नाम से था, फलाने सा, ये सब बिल्कुल बकवास। कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो योगी जी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सर्वथा उचित है। लेकिन योगी जी या मोदी जी से यह है कि ये जो इस तरह की जो पत्थर थमाते हैं, दंगे करवाते हैं, पुलिस पर गोली चलवाते हैं, यह किसकी शह पर करते हैं? वहीं पर मोदी जी और योगी जी देश को धोखा दे रहे हैं। ये जो पार्टियां हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी सबसे आगे है, और आम आदमी पार्टी है, और टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ये सारी जो दल हैं इन्हीं को शाह देते हैं। तो इन दंगाइयों पर तो बुलडोजर चलता है, वो बिल्कुल उचित है। लेकिन योगी महोदय, मोदी महोदय, आपको जानना चाहिए, जब तक इन दलों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये दल नहीं बल्कि ये सामाजिक विखंडन करने वाली ताकतें हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इनकी पहचान की है, इनके विषय में हिदायत दी है। और ये काले अंग्रेज हैं, उन सफ़ेद अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लेकर के हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित हुए। और सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी नहीं, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, शिवसेना, एनसीपी, सभी। तो अभी फिलहाल जो इस तरह के जो इनको ताकत कहाँ से मिलती है? कांग्रेस, आपके वामपंथी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, इस पर भी जो बुलडोजर चलवाते हैं योगी जी, 100 गुना बुलडोजर की आवश्यकता है। तब इस देश को सुकून आएगा, शांति आएगी। योगी महोदय, मोदी महोदय, कुछ बीजेपी के नेताओं की मानसिकता पढ़ने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी के नेता सामने नहीं आते हैं, बाय इंसिनुएशन, एक अपरोक्ष टिप्पणी के द्वारा कभी कहते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर बैठे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। बस अवाम के लिए, भारतीय अवाम के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए ये सारी हकीकतें, सारी सच्चाइयाँ, जिसको जीएनपीसी ने अपने निस्वार्थ के लिए छिपा रखा था, वो सामने लाई जा रही हैं। तो तकलीफ जीएनपीसी को हो रहा है, उससे अधिक तकलीफ इस बीजेपी को हो रहा है, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है। और कभी भी, और इसको और भारतीय जनता दल के यूट्यूब के माध्यम से जो अपने देश को, अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगाने का जो ये प्रयास चल रहा है, उसको ये सब कहते हैं कि भारतीय जनता दल लोगों को भड़का रहा है। तो महोदय, भड़का रहा है या क्या कर रहा है? सामने तो आओ, सामना करो, एक पूरी बहस हो जाए, लंबी चौड़ी। देश को फैसला करने दीजिए, हमारे भारतीय भाई बहनों को फैसला करने दीजिए कि मैं भड़का रहा हूं कि आप विखंडनकारी ताकतें हैं, ताकत हैं, इस देश को तोड़ने वाले, ये भारतीय समाज को तोड़ने वाले। और इसमें छिपी वाली बात कौन सा है?
जब चुनाव आता है तो बीजेपी महोदय या मोदी महोदय हमेशा, या योगी महोदय 80-20 करते हैं। तो 80-20 क्या है बताइए ना? सारे हिंदू एक हो जाओ, ये क्या है? और इसके बाद जो है ध्रुवीकरण, और इतना ही नहीं, जातिवाद भी चलाते हैं। निषाद सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, इस तरह की हरकतें। और ऐसे चरित्र वाले या ऐसे राजनीतिक चरित्र वाले भारतीय जनता दल के भारतीय एकता के मुहिम को और इस अभियान को, इस प्रयास को कह रहे हैं कि ये भड़का रहे हैं। तो यदि नैतिक साहस हो, मंशा हो, तो सामना करो मेरा, भारतीय जनता दल के सामना करो। भारतीय जनता दल के भी संसाधन के रूप में और संगठनात्मक विस्तार के मामले में अभी बहुत ही छोटा है आपसे, लेकिन विचारों के मामले में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप बीजेपी जैसे और भी दल हैं जो विखंडनकारी ताकतें हैं इस देश की, उनके विचारों से बहुत आगे है। तो ये इस तरह से छिप करके कहना कि ये भड़का रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक बार वो जो अमित शाह महोदय भी बोले थे, मोदी महोदय भी बोले थे कि भड़का रहे हैं। तो भारतीय जनता दल भड़का रहा है कि लोगों को भारतीयता के रूप में जागृत कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? वो भी आईना जो है वो उसी वक्त उसी ऑन द स्पॉट इटसेल्फ दिखा दिया जाएगा। तो और बीजेपी का दोहरा चरित्र, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए तो निकाल दिया, लेकिन बीजेपी के अंदर जो है वो नुपुर शर्मा का समर्थन भी है। ये दोगलापंथी बीजेपी की तमाम, जैसे बताया कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों का वक्तव्य को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इतना ही नहीं, इस तरह की प्रवृत्तियों को देश में एकता के लिए, देश में भाईचारा के लिए, इस तरह की प्रवृत्तियों को कुचला जाना चाहिए। और जब कुचलने की बात है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि समाज में हमेशा भेद विभेद और हमेशा मुसलमान शब्द ही उनसे बस निकलता है, उनकी भी प्रवृत्तियों को देश हित में कुचलने की आवश्यकता है। और तो भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि ये राहुल इस देश का खतरनाक गद्दार भी है, और राहुल, सोनिया, प्रियंका इस देश की डकैत भी है। डाका डाला है, और किसका? हमारे आम भारतीय भाई बहनों के पर। और वो डाका जो है 2 से लाख करोड़ का है। और 2 से लाख करोड़ की जब बात आती है तो शायद ये सुनने में आया है कि जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि इस राहुल गांधी से जब किसी ने पूछा कि भाई कोई यूट्यूब पर कोई सर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप और आपकी मम्मी के नाम से 2 से लाख करोड़ काला धन की बात करते हैं, आपका क्या कहना है? तो वो खामोश रहा, सुट रहा। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया गया है, वो खामोश तो है ही, अपने काले पाप को छुपाने के लिए, काले धन को छुपाने के लिए, उसी को बचाने के लिए मोदी महोदय भी खामोश हैं, बीजेपी वाले भी खामोश हैं। तो वो जो पाप है 2 से लाख करोड़ की लूट का, उस पाप को ढकने के लिए ये मोदी महोदय और उनकी सरकार हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।
और सिर्फ नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के मामले में। और ये मामला मौलिक रूप से सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया था, इनका है भी नहीं। ये सिर्फ तमगा लूटते हैं, नाम कमाते हैं। तो इस तरह से धूल झोंकना बंद करें मोदी जी और उनकी सरकार। बीजेपी वालों की मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है। वो सामने तो आते नहीं है, सामने बस बोलते हैं कि यूट्यूब पर कोई भड़का रहे हैं, तो भड़काने का लबे लुबाब कुछ उसका इशारा अभी बताया गया है कि भारतीय जनता दल पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करना चाहता है। यही तो है। और इसको कहते हैं भड़का रहे हैं। और ये देश में विखंडन, हिंदू से सिर्फ हिंदू एक हो जाओ, भारतीयता के आधार पर एक हो, ये इनकी मंशा नहीं है। हिंदू एक हो जाएंगे तो इनको वोट मिल जाएगा और सत्ता इनको मिल जाएगी। बस यही तक इनकी मंशा है, जो कि इस मुल्क के लिए खतरनाक है। तो उनकी और भी इनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है। अब किस स्तर के उनके नेता जो है छोट भाइयों को सिखा पढ़ाकर भेजते हैं, उनके जरिए जरा देखिए कि किस तरह की इनकी मानसिकता है बीजेपी वालों की। अब वो कह रहे हैं कि हमने इतने बड़े नेता को जो है वो पूछताछ के लिए लगा दिया है। यही तो बीजेपी की गद्दारी है देश के खिलाफ। ये राहुल इतना बड़ा नेता है, वो इस देश का डकैत है और देश का गद्दार भी है। उसको बीजेपी वाले कहते हैं इतना बड़ा नेता। ये बीजेपी की गद्दारी है देश के खिलाफ, डकैतों को इतना बड़ा नेता कहना। और इसीलिए बीजेपी ने पूरी साजिश की कि राहुल गांधी को न तो डकैत माना जाए, न तो देश का गद्दार माना जाए। तो यह भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। बीजेपी ने क्या क्या साजिश नहीं की कि ये इसको गद्दार न माना जाए। कि ये कहा गया, बीजेपी की ओर से तमाम तर्क दिए जाते हैं कि ये 52 वर्ष का ये बच्चा है, ना समझ है, राजनीति की समझ नहीं है, विरोध करता रहता है, और अधिक से अधिक इसको पप्पू मान करके ही इसमें आनंद उठाइए। लेकिन इस खतरनाक गद्दार को गद्दार मत समझिए। ये साजिश बीजेपी की है। तो इतनी बड़ी गद्दारी करना, देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले वो कहते हैं कि भारतीय जनता दल लोगों को भड़का रहा है। ये कार्रवाई जो है जो मोदी महोदय कर रहे हैं, ये निरा बिल्कुल खांटी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बात करना है तो इनकी लूट का 200 लाख करोड़ के विषय में मुंह खोलिए। अब मोदी महोदय, आप उस अपने वचन को याद करिए जो आपने कहा था कि इन कांग्रेसियों ने इतना लूटा है, यदि वो काला धन आ जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। तो उसी का अंश है आपके उसी वचन की वास्तव में सच्चाई भी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो कब बोलेंगे आप? चुनाव के वक्त में। इसके बाद आप सुट हो जाएंगे। सरकार में रहते हुए भी आप जो है उनके लूट के काले धन को आप बचाएंगे। यह देश को बर्दाश्त नहीं है मोदी महोदय। तो जो रिपोर्ट है विदेशी अखबारों में और भी स्रोतों से कि इस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से 200 लाख करोड़ का काला धन है, उसकी बात करिए।
हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आंख में धूल मत झोंकिए। दूसरी मानसिकता है इनके ये बीजेपी वालों की, जो कि अपने छोट भाइयों को सिखा पढ़ा करके भेजते हैं। वो ये कहते हैं, हालांकि इन बातों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये क्या करते हैं, छोट भाइयों से कहलवाते हैं और वक्त करने पर कि भाई कि कौन बोला, हमने तो नहीं बोला। इस तरह की भी जो है वो चिकैनरस एक उपाय ये बनाते हैं। जीएनपीसी क्या करती है कि किसी अपने नेता से समाज में नफरत, भेद विभेद वो फैलवाती है वोट के लिए। और जब देखती है कि भाई कि ये उल्टा पड़ रहा है, तो कह देती है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। बहुत दबाव पड़ा तो थोड़ा बहुत उनको पार्टी से निकाल दिया, बस। ये कांग्रेस की कांग्रेस या जीएनपीसी की नीति रही है। इसीलिए उसी तर्ज पर ये छोट भाइयों को सिखा पढ़ा कर भेज देते हैं और वही बकते रहते हैं। तो जो वो बकते रहते हैं, उसी से बीजेपी वालों की मानसिकता जो मानसिकता देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि हम सर कटा लें क्या। बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए छोट भैया कहते हैं हम सर कटा लें क्या, कि यूट्यूब वाले सर जो है वो बंद नहीं करेंगे। अरे इस जो डकैत है राहुल गांधी, इस देश का गद्दार भी है, उसको उस अनुसार जो है मैंने देश की मांग है कि उसको उस अनुसार डील किया जाए, निपटाया जाए, उसको ठिकाने लगाया जाए। ये न करके आप सर कटवा देंगे, यानी सर कटवा देंगे, फिर भी उसकी रक्षा करेंगे आप। इतनी बड़ी आपकी भक्ति, आप तो बोलते थे नेशन फर्स्ट, लेकिन दिख रहा है कि आपके लिए वो राहुल फर्स्ट हो गया। कुर्सी फर्स्ट तो पहले से थी, कुर्सी फर्स्ट, और ये आपकी पार्टी फर्स्ट, और इसके बाद नेशन आपके लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि राहुल और सोनिया ये फर्स्ट हो गए और उनके द्वारा लूटे हुआ काला धन आपके लिए फर्स्ट हो गया। तो इसमें सर कटाने वाली बात कहां से आ गई। लेकिन ये उन बातों से पलट सकते हैं, लेकिन इससे मानसिकता उनकी पढ़िए और पढ़ने की जरूरत है कि किस तरह की ये भक्ति, जो मोदी महोदय जो भक्ति निभानी चाहिए देश के प्रति, अपने आवाम के प्रति, आज वो भक्ति निभा रहे हैं राहुल और सोनिया के प्रति, और एक दिखावे के रूप में और हमारे देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने के नाम पर एक महज यानी 200 लाख करोड़ के आगे महज 2000 करोड़ के हेराफेरी की में ये पूरे जनमानस की मानसिकता को उलझाए हुए हैं। मीडिया बस यही दिखा रहा है कि राहुल गांधी पूछताछ के लिए गए, राहुल गांधी लंच के बाद गए। ये मीडिया का ही काम ही है। मीडिया नहीं कह रहा है कि भाई ये 200 लाख करोड़ का डकैत है। इस तथ्य को छुपाने के लिए पूछताछ के लिए ईडी जो है वो कल 8 घंटे पूछताछ हुई, फिर आज 4 घंटे हुई, फिर लंच पे गए, फिर लंच से बस यही ये इसको तमाम जो है ये सब चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, पेर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं और जो है इसको चर्न आउट कर रहे हैं। क्यों कि जो उसकी असली डकैती है 200 लाख करोड़ की, उसको छुपाया जा सके। तो ये मीडिया वाले भी इस देश के एक बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं। कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उसको शर्म आनी चाहिए कहते हैं।
तमगा लूट रहे हैं कि भाई 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां, और एक जो है अग्निपथ करके है कोई कार्यक्रम सेना में काम करने का, वो अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि 17.5 से लेकर 21 साल के बच्चे यदि सेना में होते हैं, कुछ उनको पैसे भी मिल जाएंगे और एक अनुशासित माहौल में रहेंगे। अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी है, देशभक्ति का भी भाव आएगा और फिर वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नौकरी में के लिए बहुत ही योग्य हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मोदी महोदय, योगी महोदय या बीजेपी वालों, इससे ज़रूरी है कि जो हम जो शुरू में जो तालीम देते हैं बच्चों को, जो उनका फॉर्मेटिव स्टेज होता है, जो जिससे उनकी मानसिकता बनती है, वहाँ पर नैतिक शिक्षा लाने की ज़रूरत है। मोदी महोदय और नई शिक्षा नीति, फलाने नीति, इससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता दल ने किसी यूट्यूब के माध्यम से विस्तार से बताया हुआ है, ये बताया है कि जो नैतिक शिक्षा है उसके 2 भाग होने चाहिए। पहले भाग में जो हमारे बिल्कुल 5-6 साल के पहले जो हमारे संत हैं, नानक जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, सूफी संत हैं, तो इनकी एक 2-2 लाइन, उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके जो वचन हैं, उनका एक संकलन, ताकि मानवता के प्रति जो है एक संवेदना बने, एक सेंसिटिविटी उन बच्चों की बने मानवता के प्रति। तो एक भाग वो हो गया। दूसरा भाग, हमारे जो ये परम राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, अमर शहीद, जैसे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब की जीवनी भी, कि जो हमारे सताए हुए, शोषित के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया, तो बाबा साहब के भी जीवनी का उसमें संकलन होना चाहिए। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस का भी, भगत सिंह का भी, बाबा साहब का भी, और इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती और सावरकर के भी, और नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या रानी चंद्रिमा, सुब्रमण्यम भारती तो मैं बोल चुका हूँ, और श्रीमती रानी गडली, इनकी जीवनी, इनकी लाइफ हिस्ट्री से देश के प्रति और आवाम के प्रति एक भक्ति का भाव आएगा। तो बच्चों को मानवता के प्रति भी संवेदनशील बनाना है और अपने मुल्क के प्रति और आवाम के प्रति भक्ति की भावना या उसका जज्बा जो है वो पैदा करना है। इसकी आवश्यकता है। सेना में जो आप वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो तो उसका एक आंशिक प्रयास है, असली प्रयास जो है ये होना चाहिए। भारतीय जनता दल ने तो ये भी कहा है कि सारी नौकरियां, सारे एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो सरकारी हो, वो सरकार चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चपरासी का भी हो और आईएएस का भी हो, कोई भी हो, वो इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार दफ्तर से ही उठाए जाने चाहिए। और उस रोजगार दफ्तर में पंजीकरण उसी का होगा जो नैतिक शिक्षा है इसको उत्तीर्ण करेगा, उसको पास करेगा, और वो उसकी जो परीक्षा है, एक तो लिखित भी होगी और कुछ व्यवहारिक होगी, प्रैक्टिकल भी होगी। प्रैक्टिकल माने
जैसे लिखित में तो इसी स्तर के सवाल आएंगे जो कि अभी बताया गया है कि एक संकलन होगा हमारे संतों की वाणियों का, दूसरा हमारे इन अमर शहीदों और जो समाज में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जैसे बाबा साहब का जीवनी का, तो इनसे भी इन पर भी सवाल होंगे, इनसे भी सवालों का वो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे इसमें नैतिक शिक्षा के संबंध में, इनसे भी सवाल होंगे। और तो इसको मतलब कि कम से कम जो है 60% उसको रख दीजिए और उसको थोड़ा सा आप जो है यानी वो कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव में भी बांट सकते हैं। वो अभी इतना डिटेल में हम नहीं कह सकते, जैसे भी हो सकता है। और इसके बाद जो व्यवहारिक मतलब साइको टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षा कि इन बातों का उसके दिमाग पर भी असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इसको देखने की जरूरत है। इसके बाद ही जो है यदि वो उत्तीर्ण करता है तभी उसका पंजीकरण जो है रोजगार दफ्तर या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होगा और वहीं से सारे रोजगार सरकार के सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सभी जो है अभ्यर्थी सभी किस्म की चपरासी के लिए भी और IAS के लिए भी, सिविल सर्विसेज के लिए भी या PCS के लिए भी। ये हुआ सरकारी, अर्ध सरकारी निगम वो भी यहीं से, यहाँ तक प्राइवेट वाले भी, किसी को भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बंद करना होगा। सभी जो है इसी रोजगार दफ्तर से ही उठाया जाए, जिसमें कि मानवता के प्रति संवेदनशील, अपने मुल्क की देशभक्ति के प्रति संवेदनशील, अपने आवाम के प्रति माने भक्ति के प्रति संवेदनशील ऐसे बच्चों को जो है रोजगार मैंने दिया जाए सरकारों में, अर्ध सरकारी संस्थानों में और यहाँ तक कि निजी संस्थानों में भी। तब जो है एक काम करने की एक नई संस्कृति, नई आदत, नई शुरुआत हुई। ये करने की आवश्यकता है मोदी महोदय। ये टिंकरिंग, ये पैच वर्क से काम नहीं चलेगा। आप कभी भी जो है देश के प्रति संवेदनशील नहीं होते, हमेशा नाटक नौटंकी। ये प्रदीप सिंह एक चमचा है, देखिए चमचा ही कहा जाएगा। प्रदीप सिंह एक चमचा है बीजेपी का। उसका यूट्यूब पर देखा गया कि कह रहा है कि इसी सत्र में हो सकता है कि समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में कानून आए। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि संविधान में संशोधन करके जो ये धार्मिक आधार पर जो पांथिक आधार पर जो अपने पंथ के प्रचार करने का जो मौलिक अधिकार उसमें है, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो धारा 25 से लेकर 28 तक वो समाप्त कर दीजिए। समाप्त करके उसको वो जो है जो पांथिक प्रचार वगैरह का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा करके उसको सामान्य अधिकार में डाल दीजिए। ऐसा जो है संपत्ति के अधिकार को जो धारा 31 था उसको जो है खत्म कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार साधारण अधिकार, सामान्य अधिकार बन गया। उसी प्रकार जो अपने पंथ का जो प्रचार इत्यादि के संबंध में जो धारा 25 से लेकर 28, 25, 26, 27, 28 ये 4 धाराएं, इसको समाप्त करके साधारण अधिकार की श्रेणी में उसको डाल दिया जाए। किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और वो हो जाएगा कि भैया अब अपने धर्म का आचरण जो है, अपने पंथ का आचरण जो है प्राइवेट रूप में करिए। वहीं पर जो है आपको जो पसंद आता है, आप जो भी आपका संस्कार कहता है, जो आपकी विधि कहती है, जो भी उसका तौर तरीके हैं, उसके अनुसार अनुसरण करिए। घर में आप
मतलब कि भजन करिए, कीर्तन करिए, धूप बत्ती दिखाइए, अगरबत्ती जलाइए, और जो है और घंटी बजाइए, जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपके माने संस्कार कहते हैं उसके संबंध में, और सिजदा करिए, नमाज पढ़िए, इबादत करिए, जो भी है वो आपका निजी हो गया। हमारा जो संवैधानिक परिवेश है, जो सामूहिक परिवेश है, वो शुद्धता भारतीय और भारत के संविधान के अनुसार चलेगा। तो इसकी आवश्यकता है, तो फिर किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है ही नहीं, और संशोधन ही करना है तो जैसा कि भारतीय जनता दल ने तो स्पष्ट कहा कि जब भी इसको मौका मिलेगा, संविधान की जो पहली धारा है जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसी का तो दुरुपयोग किया इसे गद्दार राहुल ने। वो कहा कि भारत राष्ट्रीय नहीं है। इतना बड़ा गद्दार वो राहुल हर वक्त गद्दारी करता है, उसको बीजेपी वाले गद्दार तक नहीं कहते हैं, मीडिया वाले गद्दार तक नहीं कहते हैं, और उसको गद्दार मानते हैं और उसकी बातों को प्रमुखता से दिखाते हैं। इससे बड़ी गद्दारी मीडिया वालों की क्या हो सकती है, जो इस देश को राष्ट्रीय नहीं मानता। और उसे गद्दारी की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है। बीजेपी वाले वो जो उसका छोट भैया था बीजेपी का, जो कि भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात कर रहा था, करा कि इतने बड़े नेता आज भी बीजेपी के नजरों में, उसके नजरों में ये राहुल गांधी जो है इतना बड़ा नेता लगता है, लेकिन हमारी आवाम के दृष्टिकोण में वो इस देश का डकैत है, इस देश का गद्दार है। और जिस तरह का व्यवहार ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, इस देश की जनता, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम ये हिसाब लेगी मोदी से भी और बीजेपी वालों से। तो नैतिक शिक्षा बिल्कुल सही अर्थों में लाया जाना चाहिए, और जो अग्निपथ है, जब नैतिक शिक्षा आप ला देंगे तो शायद अग्निपथ की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी यदि अग्निपथ के जरिए यदि 17 से 21 वर्ष के बच्चों को कुछ लाभ मिलता है, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत दिया गया था कि शायद 11.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, अच्छी बात है, एक मुश्त उनको पैसे भी मिल गए। एक जो है एक अनुशासित जीवन रहा, और देशभक्ति की बात तो है ही, अच्छी बात है, लेकिन उससे जरूरी है नैतिक शिक्षा। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए मोदी महोदय। और उससे भी बड़ी बात, अच्छा अब आइए रोजगार की बात पर बोले हैं कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां, और इसके बाद ये योगी सरकार ने भी योगी सरकार उत्तर प्रदेश वाली, उसने कहा कि हम जो है 40,000 भर्ती, शायद पुलिस में भर्ती की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना 2024 का, तो इस तरह के लालीपाप जो है ये सब शुरू कर देना है। तो खैर लालीपाप तो खैर है ही, लेकिन यदि रोजगार मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि 6.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मैं ये नहीं कहता कि 6.5 करोड़ जो बेरोजगार हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, वो कितनी काबिलियत है, ये भी एक सवाल है। वो नौकरी के काबिल है भी कि नहीं है। इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया, MA BA की डिग्री ले लिया, मेडिकल की डिग्री ले लिया, वो उसके वर्थ हैं कि नहीं है, ये भी एक सवाल है। विदेशी कंपनियां यदि किसी को नौकरी देंगी तो जो काबिल होगा तो उसी को देंगे ना, लेकिन जो ये कुकुर मुत्तों की तरह तमाम डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो है मेडिकल कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से निकले जो बच्चे हैं, अमूमन वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता की हत्या ही होती है। तो उनसे निकले हुए तमाम बच्चे जो है
जिनके भविष्य के साथ इन संस्थानों ने खिलवाड़ किया है, तो वो भी एक वो भीड़ वो बढ़ाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि वो योग्य हैं या नहीं है, ये सवाल गौड़ हो जाता है। सबको रोजी रोटी चाहिए। यदि एक स्कीम शुरू किया था मोदी महोदय ने, कौशल विकास और मुद्रा योजना, इन दोनों योजनाओं का क्या हुआ? मोदी महोदय क्या हुआ इसमें? और ये योजना बहुत अच्छी योजना है। कोई किसी भी तरह का वो योग्य हो चाहे न हो, तो फिर से अपना कौशल का विकास कर सकता है। अब मुद्रा योजना के जरिए वो लोन भी उसको मिल जाएगा और परिश्रम कर सकता है। तो वो योग हो चाहे न हो, लेकिन यदि उसमें परिश्रम करने की वो हुनर है तो रोजी रोटी का इंतजाम उसका हो सकता है। लेकिन मोदी महोदय, कभी आपने चिंता की कि इस कौशल विकास और मुद्रा योजना का हुआ क्या? यही तो आपका पाखंड है। और मैं आपको बता दूं, हमने कई जिलों में पता किया है, तो वहां के जिले में किसी को पता ही नहीं। जिले स्तर पर पता ही नहीं कि जो है वो कौशल विकास और जो है मुद्रा योजना है। और कई लोगों से मैंने कहा कि भाई ये रोजगार देने का, और उसमें स्कीम बड़ी अच्छी है ना कि भाई कि मुद्रा योजना के तहत आपको जब लोन मिल गया कौशल विकास के जरिए, आप जो है कोई भी कुशलता, माने कि मोबाइल बनाना और जो है और भी है, मोबाइल है और भी चीज़ का कौशल आप में आ गया, तो मुद्रा योजना के जरिए जो आपको तो रोजगार मिल ही जाएगा, 4-6 और लोगों को रोजगार आप दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इन्होंने घोषणा किया और 8 साल इनको हो गए, लेकिन उस कौशल विकास योजना और मुद्रा योजना का क्या हुआ, ये मोदी महोदय को पता ही नहीं। तो 6.5 करोड़ को यदि रोजगार देना है, तो सरकारी सबको आप सरकारी में तो कर नहीं सकते, तो लेकिन कौशल विकास और मुद्रा योजना के जरिए आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वो अच्छी योजना है, लेकिन उस जमीन पर उतरे तब ना। तो ये तमगा लूट लेते हैं, इसके बाद उन योजनाओं का क्या होगा, उन योजना का लाभ हमारे आवाम को मिला कि नहीं मिला, इसके विषय में वो ये धोखा पट्टी। तो जिस समय ये 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों की बात इस सरकार ने किया, तो ये जीएनपीसी वाले खास करके राहुल जो है बोल रहा है कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था। तुमने अपने जमाने में कितने को नौकरियां दी थी, कितने को रोजगार दिया था? जरा उस आईने में देखो ना। भारतीय जनता दल तो ये करा, लेकिन बीजेपी वाले कभी भी पलट के नहीं बोलते हैं उसको। बीजेपी वाले कभी भी इस जीएनपीसी वालों को, राहुल को, उसके और राहुल के जो पत्रकार हैं उनको आईना सब नहीं दिखाते कि ये सब जो है। और खास करके इन सबों ने, जीएनपीसी वालों ने या समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैसे ले करके जो कुकुर मुत्तों की तरह जो तमाम जो है इस तरह के जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो खड़े कर दिए हैं। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है क्या होता है, तमाम डोनेशन का एक बहुत बड़ा अभिशाप रहता है, डोनेशन का, कैपिटेशन फीस का। तो इस पर भी मोदी जी और योगी जी सुट हैं। कैपिटेशन फीस और डोनेशन एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इन जो कुकुर मुत्तों की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पैसे ले करके भ्रष्टाचार के जरिए तमाम जो है वो बना दिए गए। तो वहाँ पर बच्चों के लिए लंबी मोटी जो है कैपिटेशन फीस और डोनेशन फीस का एक बहुत बड़ा अभिशाप, बहुत बड़ा एक दुख दर्द वो
वहाँ पर होता है। और इस पर भी न न न न, न मोदी महोदय को कुछ कहना है, और मोदी महोदय भी सुट हैं, चुप हैं, और योगी महोदय भी। और इसमें जो है जीएनपीसी वाले भी शामिल हैं, तो उसको नहीं कहते हैं। जब 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 रोजगार देने की बात आती है या बेरोजगारी हटाने की बात आती है, तो ये बस 2 करोड़ ये बोला करते हैं। लेकिन उनसे निकले हुए जो हमारे बच्चे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, किस लायक हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन भारतीय जनता दल ने कहा कि भाई उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या ना हो, सबको भोजन तो चाहिए ना, रोजी रोटी तो चाहिए ना। तो कौशल तो सबका जवाब है कौशल विकास। यानी फिर से आप कोई किसी न किसी ट्रेड का कौशल आप सीख लीजिए, खुद यानी वो रोजगार आपको मिल जाएगा, और 4 लोगों को और भी रोजगार आप दे सकते हैं। लेकिन वो योजना जो है जमीन पर उतरे तब ना। हमारे गांव गिराज के जो भारतीय भाई बहन हैं, सरकार कोई भी आ जाए, उनका दुख दर्द जाता नहीं है। अब ये बोलते हैं योगी मोदी, जैसे वो यूपी का ही ले लीजिए कि हम बहुत बिजली दे रहे हैं देहातों में। देहात में जाइए तो मुश्किल से कुल मिलाकर के 12 घंटे या 12 घंटे से कम। और यदि उन समस्याओं के तह में आप जाएंगे तो कई समस्याएं आपस में उलझी हुई हैं। अब देहातों में बिजली देने से कतराते क्यों हैं? यदि इन कारणों पर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि बिजली की चोरी संस्थागत रूप में, सिस्टमेटिक रूप में बिजली की चोरी जो है इन्हीं बिजली कर्मचारियों की मिली भगत से करवाई जा रही है। अब मीटर भी लगे हैं, मीटर लगने के बाद भी बिजली की चोरी जो है बिजली कर्मचारियों के द्वारा वो करवाई जा रही है। और ये बिजली वाले जब उनको पता चलता है कि कोई उड़ाका दल यानी फ्लाइंग स्क्वाड आने वाला है, तो जाकर के कुछ उसको ठीक कर देते हैं और कस्टमर को सिखा देते हैं कि भाई इसी तरह 2-1 दिन रखना है। फिर बाद में जो है जो बाईपास वाला धंधा है, जिससे कि मीटर ही न चले और बिजली की चोरी हो, वो कर देना। इस बिजली की चोरी के जो कि बिजली कर्मचारियों की मिली भगत से होता है, बिजली विभाग जो पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद हुआ करता था, यूपीएससी हुआ करता था, आज जो है कई टुकड़ों में बांट करके, शायद मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल के रूप में बना दिया गया। ये भी जो बनाया गया कोई यूपीएससी को सुधारने के लिए नहीं, कुछ पैसे लेकर के, और इसमें आईएएस वालों का दखल भी और बढ़ गया। अब जो यूपीएससी का जो चेयरमैन हुआ करता था, मैंने कोई बिजली का इंजीनियर ही, अब जो है वो हर एक पर जो है ये जो बाबू लोग हैं, बाबू माने आईएएस के लोग बैठ गए, तो वह भी एक बहुत बड़ी व्यथा है। तो बिजली की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके चलते जो है आपका बिजली विभाग जो है बहुत उसको घाटे में चल रहा है। लेकिन देखिए, जहां बिजली विभाग घाटे में है, बिजली विभाग का अदना सा जूनियर इंजीनियर वो फॉर्च्यूनर में चलता है, तो कहने का मतलब खुद का उसका विभाग गड्ढे में जा रहा है।
लेकिन उसके कर्मचारी लूट लूट करके जो है इस तरह से जो है वो कर रहे हैं। भारतीय जनता दल ने पहले ही कहा कि जिससे कि ये पुलिस विभाग जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन सरकारों ने इनका इतना गलत इस्तेमाल किया है कि हमेशा विरोधियों को यानी खास करके सपा के ज़माने में विरोधियों की अदावत को सेटल करने के लिए हमेशा पुलिस का वो इस्तेमाल किया है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के ज़माने में हर एक थाने में एक जो है समाजवादी एजेंट हुआ करता था। आजकल जो है बीजेपी के ज़माने में या बीजेपी का या आरएसएस का एजेंट वो आपको मिलेगा वहाँ पर। स्थिति लगभग वैसे ही है। तो आम आदमी की सुरक्षा जो है कैसे हो पाएगी? तमाम जो है आप देखेंगे कि COG के नंबर दिए गए हैं, मैंने जो SHO होते हैं, थानाध्यक्ष या थानेदार भी कह सकते हैं उसको। इसके बाद जो है जो सर्किल ऑफिसर है, और लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, आम आदमी को नहीं मिलेगा। वो आउट ऑफ कवरेज या उठाएंगे नहीं, कोई मतलब नहीं। वो अनाप शनाप काम में बराबर वो लिप्त मिलेंगे ये पुलिस के लोग। सिस्टमेटिक जो है किस तरह से अपराध को डील किया जाए, इसमें उनका भी पूरा दोष नहीं है। उन पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, अनड्यू प्रेशर रहता है कि वही करने के लिए वो मजबूर होते हैं। फिर तो कुल मिलाकर अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि आम आदमी की जो उसको राहत मिलनी चाहिए, बिल्कुल वो एब्सेंट है। भारतीय जनता दल ने बराबर ही कहा, अभी भी कह रहा है कि पुलिस को किसी एजेंसी, किसी भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर से हमेशा आज़ाद रखेगा। लेकिन साथ साथ पुलिस को ऐसा रिवैम्प करेगा कि पब्लिक के आगे उसकी छवि जो है वो निखरे। और यदि जो भी उसको COG का नंबर मिला है तो उसको हर एक पुलिस अधिकारी उसको रिस्पॉन्ड करे। और साथ साथ जनता में भी ये डिसिप्लिन होनी चाहिए कि जैसे मैंने कोई मामला है तो पहले जो चौकी का इंचार्ज है पहले उसको अप्रोच करे, सीधे SSP को करे। ये कल्चर भी बहुत गलत है। जो सामने जो चौकी इंचार्ज है पहले उसका उपयोग करिए ना। सीधे आप SSP को करेंगे, DGP को करेंगे तो इससे थोड़ी होगा। ये तो एक हैंकड़ी हो गई। तो सामने जो SI इंचार्ज है चौकी का, उसका इस्तेमाल करें। यह भी कल्चर जनता में होना चाहिए। और फोन तो छोड़ दीजिए, यदि उससे आप मिल सकते हैं तो मिल के बताइए। तो पुलिस को यदि किसी एजेंसी और राजनीतिक दखल, राजनीतिक दबाव से आज़ाद किया जाए और इसको निष्पक्ष और सख्त बनाया जाए, तब जाकर के आम साधारण नागरिक की सेवा के लायक बन सकती है। और उससे जितने भी अपराधी, देखिए अपराध जब हो जाता है तब ये दौड़ने लगते हैं। भारतीय जनता दल का ये विश्वास है कि अपराधियों के आपराधिक वृत्तियों, आपराधिक सोच के खिलाफ पुलिस प्रशासन का इतना बड़ा खौफ होना चाहिए कि अपराध हो ही ना, ये अभ्यास होना चाहिए। जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी तर्क दे रहा था कि हमारे योगी महोदय, योगी जो आदरणीय
या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, वो सुपर चीफ जस्टिस हैं। अरे बेवकूफ, सुपर चीफ जस्टिस की बात नहीं कि यदि अपराध हो रहा है, कोई दंगा कर रहा है और दंगाई के घर पर घर को ढाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें सुपर चीफ जस्टिस की क्या बात है? अपराधियों को अभी तुम बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी कि दुबई में कहीं पर पैसे आप रख दीजिए, पर्स रख दीजिए, वहीं पर मिलेगा। क्यों? तुरंत दंड होता है उसको। तो न्याय करने की, न्याय देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और तुरंत न्याय देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है। बिल्कुल अपराधियों को इस तरह से उनको दंड मिलना चाहिए। न्यायालय को छोड़ दीजिए, न्यायालय तो वो कई पीढ़ियों में करेगा और न्यायालय बिक भी जाएगा, गवाह भी बिक जाएंगे। लेकिन जो है पुलिस यदि अपनी छवि को सुधारना चाहती है, तुरंत कार्रवाई करे और तुरंत और जो टू द मैक्सिमम पनिशमेंट दे अपराधी को, ताकि आपराधिक वृत्ति, आपराधिक सोच पर बिल्कुल लगाम लगे और अपराध न हो। तो अपराध न हो, यह लक्ष्य सरकार और पुलिस का होना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करना है, शायद योगी महोदय को भी नहीं मालूम है, या उनके मंशा नहीं है, मोदी महोदय को भी नहीं मालूम है। आवश्यकता यही है कि हमको जनता को न्याय देना है, और खास करके गरीब और मजलूम, कब सख्ती और निष्पक्षता के साथ। तो वो हुआ उनको। तो ये सारी चीजें तो जब देखिए, इससे भी बेहतर कि यदि सत्ता का उपकरण आता है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, तो भारतीय जनता दल जो ये कह रहा है उससे भी बढ़िया वो करके दिखाएगा। उसी प्रकार जो है ये बिजली में जो बिजली चोरी का अच्छा, एक बात और कि निकम्मापनी और भ्रष्टाचार की ऐसी बात नहीं कि वो रिपोर्ट हो तभी कार्रवाई। भ्रष्टाचार और जो हरामखोरी या निकम्मापनी को पकड़ना पड़ेगा आपको। और उसका एक नमूना आपको बता रहे हैं कि जो जोगी चरण सिंह ने भी शुरू किया था, जबकि सन 70 के दशक में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी चरण सिंह की, और 6 महीने ही रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नमूना बताया था, और वो नमूना पूरे देश के लिए, पूरे शासन प्रशासन के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। वो जैसे मान लीजिए निकम्मापनी और ये भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़े दीमक हैं, और उसी के चलते आम आवाम को जो सेवा उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। तो वो कुछ नमूने जरा उनके सुनिए। जैसे मान लीजिए वो भेष बदल कर गए और किसी थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो जो उनकी आदतें हैं रिपोर्ट के लिए, पैसे लाओ। ज्यों ही वो बोलेगा कि पैसे लाओ, तो चरण सिंह ऐसा नहीं करते थे कि उस जो है कांस्टेबल या उस दीवान बोलते हैं, पता नहीं, हाँ, उस दीवान को या कांस्टेबल को बस उसी पर कार्रवाई, उसी के सस्पेंड नहीं, दीवान को भी और थानेदार को भी, और उसके ऊपर जो डीएसपी है और उसके ऊपर जो एसएसपी है, सभी सस्पेंड होंगे। आजकल क्या होता है, आजकल भी मान लीजिए पुलिस वाले ये पकड़े जाते हैं ना, तो वो जो उनका इंचार्ज होता है थानाध्यक्ष या एसएचओ कहता है, अरे भाई थोड़ी सावधानी से करो ना, हमको भी अपनी नौकरी निभानी पड़ती है और हमको भी जवाब देना पड़ता है ऊपर, थोड़ी सावधानी से करो, क्योंकि उसी कांस्टेबल के लूटे हुए पैसे की ये वो हिस्सेदार भी बनते हैं। एसएचओ हुआ, डीएसपी हुआ, और एसपी या एसएसपी। तो जब वो फंसता है तो बस उसी को सस्पेंड किया और कहा कि भाई
थोड़ी सावधानी से करो। या उसका जो डीएसपी एसएसपी कहता है कि अरे कौन है बेवकूफ़, वो जो कांस्टेबल की उसको इतनी भी अकल नहीं, और हमको भी अपनी छवि थोड़ी बचानी पड़ती है। इस तरह की बातें होती हैं। मतलब कि उनकी शाह से ही जो है वो जो पुलिस वाला जो है वो भ्रष्टाचार करता है। इसी बीमारी को दूर करने के लिए चरण सिंह जो है इसका मौका ही नहीं थे देते। गलती जो है दीवान की, वो थाना में दीवान की या कांस्टेबल की रही। सभी सस्पेंड, कंसर्न पुलिस वाला, एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी सभी सस्पेंड होंगे। ये आपका काम है कि आपका कांस्टेबल जो है वो कर्तव्य परस्त हो, कर्तव्य निभाए, वो भी भ्रष्टाचार रहित। उसी प्रकार मान लीजिए कि किसी बिजली विभाग में गए, बाबू ने पैसे मांगे, तो बाबू ही नहीं, बाबू भी फिर उस ऑफिस का जो मुखिया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या अधिशासी अभियंता, और उसके ऊपर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। गलती किसकी रही? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के बाबू की। सस्पेंड ये सभी होंगे। तो हरामखोरी, निकम्मपनी, भ्रष्टाचार के प्रति जो है पूरा उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जो है उनका पूरा खौफ में था कि यदि हमने भ्रष्टाचार किया, निकम्मपनी किया, हरामखोरी किया तो मेरा नौकरी का अस्तित्व खत्म। इस तरह का आपराधिक वृत्ति के खिलाफ आपको जो है लाना पड़ेगा। और भी उनकी विशेषताएं थी, लेकिन इस तरह का जो प्रयास है, इसके बाद उनको उनकी सरकार जो है 6 महीने रही और चली गई। लेकिन इस तरह का प्रयास, इस तरह का माहौल सिर्फ 6 महीने में समाधान नहीं लाएगा। इसलिए 6 महीने के बाद फिर वही चाल ढाल शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है जब किसी विभाग में एक सख्त किस्म का अफसर आता है तो भ्रष्ट किस्म के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं कहते हैं कि भाई दुबक जाओ, ये बयार है, अपना सर नीचा कर लो, कभी न कभी तो इसका ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद, हटने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो वही चीज़ है कि चरण सिंह का शासन जो है वो 6 महीने तक रहा। वो कुछ मैंने वो जिन लोगों ने समर्थन दिया था, वो समर्थन का चक्कर पड़ गया और वो सरकार वो चल नहीं पाई। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि इस तरह की शक्ति या उससे भी अधिक की शक्ति जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थ्योरी थी, इस तरह से 25 से 30 साल तक, तब जाकर के ये भ्रष्ट का जो आचरण और आदत है, वो बोले ना कि वो खून में समाया हुआ है, वो निकल जाएगा। भ्रष्ट लोगों को जो विश्वास हो जाए कि भाई भ्रष्ट तरीके से हम बच नहीं सकते, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो वो भी ढल जाएंगे, या तो ढल जाएंगे या तो वो बाहर हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था ही हमारी आम आवाम को निष्पक्ष रूप से सेवा और न्याय दे सकती है। मौके का न्याय ही न्याय होता है, मौके को तुरंत। ये तो न्यायालय भी बोलता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर का न्याय होता ही नहीं है। लेकिन वही गलती लेकिन न्यायपालिका वही गलती करती है, मुंह से बोलती है, मुंह से वो न्यायपालिका, चाहे लोअर जुडिशरी हो चाहे हायर जुडिशरी, मुंह से बोलती है जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड, या देर का न्याय होता ही नहीं है। अब वही गलती करती है कि एक बार कोई न्यायालय में पहुंच गया तो पीढ़ियां उसको लग जाती हैं। मुंह से कुछ और बोलना और उनका कर्तव्य जो है ठीक उसके विपरीत। इसी पाखंड की शिकार है न्यायपालिका।
तो न्यायपालिका पर भाई छोड़ दीजिए, न्याय देने का प्रथम और सबसे पहला और सबसे अधिक जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार और पुलिस की होती है। मौके पर न्याय उसको मिल जाएगा। किसी जैसे हमारा कोई कमज़ोर मजलूम भारतीय भाई बहन है, हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको सुरक्षा, उनको सम्मान मौके पर। कब? जबकि हमारी सरकार और पुलिस सख्त और निष्पक्ष रहेगी। जिसे और कौन मॉडल? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का मॉडल और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का मॉडल, शक्ति का बार बार बताया गया। तभी जाकर के हमारे गरीब जो गांव देहात के, उनको बिल्कुल समान रूप से सम्मान भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी और जो है और उनके साथ न्याय भी होगा। इसी की आवश्यकता है। क्या इस तरह से योगी महोदय सोचते हैं? कभी नहीं। इसलिए तो गांव देहात के लोग हमेशा कहते हैं कि सरकार कोई भी आ जाए, इन सबों का ढर्रा काम करने का जो ढर्रा है वही रहता है। भारतीय जनता दल का विश्वास इसमें बिल्कुल नहीं। क्या योगी महोदय को मालूम है कि जब ये गन्ने का वक्त आता है, हमारे किसान भारतीय भाई बहन वो गन्ने को छिलवाते हैं, इसके बाद उसको लोड करवाते हैं और जो भी उनको साधन रहता है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, मिलों पर जो है रात भर वो यानी उस कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हैं। क्या ये तकलीफ उनको मालूम है? क्या उनके इस दुख दर्द को दूर करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये गन्ना वगैरह जो है खुद सरकार खरीदे और चीनी मिलों को सप्लाई करे? जो भी हिसाब किताब है सरकार और चीनी मिल वो निपटती रहे। इन जो गन्ना किसानों को एक हफ्ते में पेमेंट मिल जाए और उसके स्थानीय केंद्र बना दे। कम से कम ये तकलीफ तो दूर वो कर सकती है ना। लेकिन नहीं, बस झूठ मूठ का जो है वो और अपराध दूर करने के प्रति भी योगी महोदय का पाखंड है। सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, लेकिन वो रघुराज प्रताप जो है कुंडा वाला क्या राजू भैया, इतना खुखार वो अपराधी या गैंगस्टर या माफिया, वो योगी को दिखता ही नहीं है। तो यही तो है योगी महोदय का उत्तर प्रदेश के साथ धोखेबाजी। तो इस तरह के शासन से कोई फर्क नहीं आता। जहाँ एक और समाजवादी जो है पूरे सिस्टम को जो है क्रिमिनलाइज करते थे, योगी महोदय यानी वो क्रिमिनलिटी को डील करने में, अपराधियों को डील करने में फिर वही जातिवाद की बात हम वो करना नहीं चाह रहे थे। लोग कहते हैं कि इसमें भी वो जातिवाद निकालते हैं। बात सही भी है, बात सही कि योगी महोदय को दिखा नहीं वो। तो जो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, खास करके गांव देहातों में, उनकी तकलीफें कई हैं, लेकिन उनका दोष भी है। दोष ये है कि वो इसी तरह की सरकारों को पांथिक आधार पर कि हिंदू एक हो तो मोदी योगी को वोट दो, इस तरह की भावना को बिल्कुल निकालना होगा। पहचान हमारी कि हम भारतीय हैं और जो भी एकता है वो भारतीयता के आधार पर। हिंदू एकता की बात जो करता है वो इस देश का शत्रु है। सारी भावना हमारे सभी गांव देहात के भारतीय भाई बहनों में आनी चाहिए। हिंदू एकता, मुस्लिम एकता, सिख एकता की बात जो करता है वो इस देश का खतरनाक शत्रु है। तो इसीलिए
ये बीजेपी वाले भी इस देश के खतरनाक शत्रु हैं, जो कि कहते हैं हिंदू एकता की बात करते हैं। तो इस सारे वो गंभीर मसले हैं, इस तरह और भी तबसरे किए जाएंगे, और जो आवश्यक है देश हित में है, राष्ट्र के हित में है। फिर भी इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।